स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। तो हमने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है किरण पब्लिकेशन की पेट के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें सेट नंबर 1 हो चुका है। इसका सेट नंबर 2 आप सभी के सामने है। तो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पर क्या बताना है कि जो सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ है और उसको क्या माना जाता है, दार्शनिक ग्रंथ। ऑप्शन क्या है, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण। तो कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया। जो हिंदू विधि थी उसको क्या है, संहिताबद्ध किया। ऑप्शंस क्या है, वेद व्यास ने, पाणिनि ने, बाणभट्ट ने या मनु ने। तो यहाँ पर जो हिंदू विधि है उसको संहिताबद्ध किसने किया, तो ये किया था मनु ने, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और इसको क्या बोलते हैं, मनुस्मृति बोलते हैं, मनुस्मृति। और ये किसके शासनकाल में लिखा गया ग्रंथ है, तो ये शुंग काल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुस्मृति जो है किस काल में लिखा गया था, तो ये शुंग काल में लिखा गया था, यानी जब शुंग वंश चल रहा था। तो इस मनुस्मृति में क्या बताया गया है, हिंदू विधि में हिंदुओं का जो जीवन रेखा है, कैसे मतलब क्या चीज़ें होती हैं, क्या उसकी संस्कृति है, उन सब के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। ऑप्शंस क्या है, हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, अर्जुन देव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तेग बहादुर। तेग बहादुर की हत्या, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, औरंगजेब ने। और अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो गुरु अर्जुन देव थे इनकी हत्या किसने करवाई थी, तो इनकी हत्या करवाई थी हुमायूं ने, हुमायूं। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी हुमायूं नहीं, जहांगीर ने करवाई थी इनकी हत्या, जहांगीर, जहांगीर। हुमायूं गलत बोल दिया मैंने। अगला क्वेश्चन क्या है, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी। ऑप्शंस क्या हैं, ईस्ट इंडिया और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला नरेश, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी, ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सुगौली की संधि किसके साथ हुई, ईस्ट इंडिया और नेपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। ऑप्शंस क्या है, अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि या इलाहाबाद की संधि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी इलाहाबाद की संधि। और ये कब हुई थी, ये हुई थी 1765 में। जो 1765 में संधि हुई थी, हुआ क्या था, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। 1764 में कहाँ का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बक्सर का युद्ध। उसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी हुई 1765 में, उसको किस नाम से जानते हैं, इलाहाबाद की संधि। उसमें क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसको दिया गया, कंपनी को दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन की डकैती कब हुई थी। तो ये एक सेट में हो चुका है क्वेश्चन। ये ऑप्शंस क्या है, 1931, 1919, 1925, 1929। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1925, यानी कि ये। ठीक है, अब अगर बात करते हैं ये काकोरी षड्यंत्र, इसका नाम क्या कर दिया गया है, काकोरी एक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन क्या है, महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था। ऑप्शंस क्या हैं,
1919, 1925, 1928, 1932। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1928। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1927 में। गठन हुआ था 1927 में। और ये भारत कब आया था? भारत आया था 1928 में। और ये पहुंचा कब था? कभी कभी डेट भी दे देता है साथ में। तो ये भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928। अगला क्वेश्चन क्या है? और इसका विरोध किस लिए किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध, अफीम खेती की मजबूरी, नील खेती की मजबूरी, काम श्रम भत्ता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस लिए किया गया था? मुख्य कारण क्या था? नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि भाई नमक तो प्राकृतिक देन थी, समुद्र से मिलता था, सब पर उसका अधिकार होना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? नमक पर एकाधिकार कर लिया था। तो उसी कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला 12 मार्च से 6 अप्रैल, और 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? क्वेश्चन दोबारा आया है। ऑप्शंस क्या हैं? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो मैंने क्या बताया था? बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने दी थी वहाँ की महिलाओं की तरफ से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगर ये नहीं दिया है कि बारदोली की महिलाओं ने, तो ऑप्शन क्या दिया होगा? गांधी जी दिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भूगोल। भूगोल में क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी स्तर कौन सा है? तो सबसे बाहरी स्तर बताना है। ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मेजोस्फेयर या आयनोस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बाहर कौन सा होता है? आयनोस्फेयर, क्योंकि इसमें एक्जोस्फेयर दिया नहीं गया है। सबसे लास्ट में उसे क्या होता है? एक्जोस्फेयर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयनोस्फेयर। क्योंकि सबसे पहले क्या आता है? ट्रोपोस्फेयर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समताप मंडल नहीं, समताप मंडल तो सेकंड हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर इसको बोलते हैं। 1 मिनट, ये हो जाएगा फर्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर। सेकंड नंबर पे आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। फर्स्ट कौन सा होगा? ट्रोपोस्फेयर। सेकंड होगा स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड होगा मेसोस्फेयर, ये थर्ड पे लिखा है। फोर्थ क्या होता है? आयनोस्फेयर। और इसके बाद क्या होता है? एक्जोस्फेयर। लास्ट क्या होता है? ये आ जाएगा फोर्थ पे। और लास्ट होता है 5th नंबर पे एक्जोस्फेयर। क्रम भी पूछ लेता है। एक्जोस्फेयर, एक्जोस्फेयर। ठीक है। पहला क्या हुआ? ट्रोपोस्फेयर। दूसरा क्या हुआ? स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा क्या हुआ? मेसोस्फेयर, यानी इसको मध्यमंडल बोलेंगे। चौथा आयनोस्फेयर, आयनमंडल। और पांचवा एक्जोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। और जो हमारे प्लेन उड़ते हैं वो इसी यहाँ जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहीं उड़ते हैं, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। और यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस वायुमंडल की परत में नहीं होती, तो वो कहाँ नहीं होती? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। अब सबसे बाहरी भाग पूछा गया तो होता क्या है? एक्जोस्फेयर। लेकिन एक्जोस्फेयर दिया नहीं, तो उससे पहले क्या आता है? आयनोस्फेयर। तो सबसे बाहरी भाग क्या हो जाएगा? आयनोस्फेयर। अगला क्वेश्चन क्या है? विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? 6 महीने का, 24 घंटे का, 12 घंटे का या 8 घंटे का? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिन कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का। यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। विषुवत रेखा पर पूछा गया है, ध्रुवों पर नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षिवी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? हडसन की खाड़ी, अरब की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या सेंट लॉरेंस की खाड़ी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है। द्वीप इस समय बहुत पूछे जाते हैं। लेखपाल के एग्जाम में कौन सा पूछा गया था? बैफिन द्वीप। बैफिन, जो कि कहाँ था? कनाडा। इसलिए हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो सिक्सवीं द्वीप कहाँ स्थित है? ये है मैक्सिको की खाड़ी में। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। करवाया जा चुका है क्वेश्चन ये, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शहर में से कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर। तो कौन सा सिटी है जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बेंगलोर। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलोर।
अगला क्वेश्चन क्या है, तलचेर कोयले की खानें यहाँ हैं। ऑप्शन क्या है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। जो तलचेर कोयले की खान है ये कहाँ है, उड़ीसा। और ये किस नदी के पास में स्थित है, महानदी। यह कोयला क्षेत्र महानदी के क्षेत्र में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है तलचेर कोयले की खान, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शंस क्या हैं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण। तो मैंने 8वीं पंचवर्षीय का कल टाइम पीरियड बताया था, क्या था, 1992 से 97 ना, यही तो बताया था। और इसी टाइम मैंने क्या बोला था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, जीपीएल कॉन्सेप्ट आया था। कब आया था, 1991 में। पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव। और जो हमारे अर्थशास्त्री थे ये कौन थे, जो हमारे मंत्रालय संभाल रहे थे, ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, जीपीएल, 1991 में आया था। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उदारीकरण। उसी के बाद जो 8वीं पंचवर्षीय योजना आई उनमें इन सब का ध्यान रखा गया। तो इसलिए 8वीं पंचवर्षीय को किस योजना के नाम से जाना जाता है, उदारीकरण के रूप में। और इसमें मानवता के विकास की बात की गई थी, यानी समग्र विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, सारी चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस क्या हैं, चीनी उद्योग, डेयरी, बैंकिंग और वस्तुओं का परिवहन। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डेयरी। क्योंकि जो उद्योग हैं वो हमारे आते हैं द्वितीयक श्रेणी में, और तृतीय श्रेणी में जो सेवा प्रदान की जाती है। तो बैंक हमें क्या करता है, सेवा देता है। ठीक है, और वस्तुओं का परिवहन किस में आ जाएगा, इसमें सेकंड में। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शंस क्या हैं, अरुण जेटली, रामनाथ कोविंद, स्मृति जुबिन ईरानी, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका शुभारंभ किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो 5 मार्च 2019, 5 मार्च 2019। सेंट्रल की जो इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं वो आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्णय कौन लेता है। ऑप्शन क्या है, कृषि मंत्रालय, नाबार्ड, कृषि लागत और मूल्य आयोग और वाणिज्य मंत्रालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, कृषि लागत और मूल्य आयोग। निर्णय कौन करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा। ऑप्शन क्या है, मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो उर्जित पटेल रहे हैं ये पता है, रघुराम राजन भी रहे हैं। ये 23 नंबर पर थे, ये 24 नंबर पे थे, और इसमें 25वें नंबर पे कौन से हैं, 25वें नंबर पे कौन से हैं ये आप लोग बताइएगा। और मनमोहन सिंह भी रहे हैं, तो कौन नहीं रहा है, सुनील अरोड़ा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुनील अरोड़ा, क्योंकि ये नहीं रहे हैं, यही हमसे पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शंस क्या है, 47वां संशोधन, 56वां संशोधन, 76वां संशोधन या 86वां संशोधन। तो कौन सा वो संशोधन था जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 86वां अमेंडमेंट जो हुआ था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 2002 में, 2002। इसके थ्रू क्या किया गया था, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं इनके लिए निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। और ये किसमें जोड़ा गया था, आर्टिकल पूछा जाता है 21 का। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का जो 356वां अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है। जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा, आपातकाल लगाना, केंद्र राज्य संबंध, वित्त आयोग का गठन। तो 356 किससे संबंधित है, आपातकाल लगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर 3 आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360।
तो यहाँ पर बात की जाती है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात। यहाँ पर राज्यों में जो आपात लगता है यानी जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और ये कौन सा है 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना। तो अगर बात करते हैं कि मैं ये बोलूँ कि जो राष्ट्रीय आपात है अपने यहाँ कितनी बार लग चुका है, तो ये लगा है 3 बार, ठीक है। और ये बहुत बार लग चुका है इसलिए ये पूछा नहीं जाता है, लगभग 125-130 बार लग चुका है। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है, 0 बार। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, 0 टाइम्स। राष्ट्रीय आपात जो है 352 के तहत कितनी बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक बार लगा है, तो ये यूपी है, क्योंकि पेट का क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा बार किस में लगा है, यूपी में। राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगा है, यूपी में। अगला क्वेश्चन क्या है, महाभियोग के द्वारा किसे ऑफिस से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, किसी राज्य का राज्यपाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। महाभियोग किसके किसके पर लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति। सूचना कितने दिन पूर्व देनी पड़ेगी, 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है महाभियोग, 61, आर्टिकल कौन सा, 61। अगला क्वेश्चन क्या है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 19। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो अनुच्छेद 14 है ये समानता की बात करता है, ठीक है, कि धर्म, जाति, भेदभाव, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या बात करता है, अनुच्छेद 16 में ही ये बताया गया है कि जो नौकरी है और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए क्या है, आरक्षण उपलब्ध किया जाएगा। तो ये किस में है, क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 16 में। और अनुच्छेद 19 क्या है, इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है पंचायत समिति की, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर या ग्राम स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है पंचायत समिति किस स्तर पर होती है, तो ये होती है ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, क्योंकि पंचायत समिति ज़्यादातर लोग लगा देते हैं ग्राम स्तर, ठीक है, लेकिन करेक्ट क्या है, ब्लॉक स्तर पर होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस क्या है, 40, -40, -34, -140। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, -40, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है, मतलब सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किस अंग में होता है। ऑप्शंस क्या है, कार्निया, एक्वियस ह्यूमर, लेंस या कांचाभ द्रव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेंस। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, लेंस का होगा। जो आँख का लेंस होता है सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक उसी का होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से बुझा चूना कौन सा है। ऑप्शन क्या है, CaOH का होल ट्वाइज, CaO, CaCO3, CaCl2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, CaOH का होल ट्वाइज। अनबुझा चूना किसे बोलते हैं, ये क्या है, अनबुझा चूना, अनबुझा चूना, ठीक है। इसी में जब हम H2O मिला देते हैं तो क्या मिल जाता है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। तो दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन, हृदय, यकृत, गुर्दे, फेफड़े। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल का संतुलन कौन बनाता है, गुर्दे बनाते हैं, गुर्दे करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3rd। इसका क्योंकि इसका मुख्य कार्य क्या है, रक्त का शोधन करना, रक्त को छान करके और उसमें जो मूत्र है उसको अलग करना, ठीक है। तो मूत्र का उत्पादन करते समय गुर्दा जो होता है यूरिया और अमोनियम जैसे अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो इससे क्या है, जल का संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। ऑप्शन क्या है, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल या हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन सी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण कर रही है, तो ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये किस पे नियंत्रण करती है, ये पीयूष ग्रंथि पे नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसके धन की निरंतर वृद्धि हो रही है किंतु उसके चरित्र का, तो वृद्धि का अपोजिट क्या होता है, ऑप्शन क्या है, पतन, ध्वंस, विनाश या क्षय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसके धन की तो निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन चरित्र का क्या होगा, चरित्र का विनाश तो नहीं होगा, ध्वंस भी नहीं होगा, चरित्र का क्षय भी नहीं होगा, चरित्र का क्या होता है, पतन होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, पतन, क्योंकि जो वाक्य दिया गया है इसके सेंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर चुनना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, हस्तालंबन, हस्तलंबन, हस्तावलंबन या हस्तावलंबन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हस्तावलंबन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट वर्ड क्या होता है, हस्तावलंबन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, ऑप्शन क्या है, देवार, देवरानी, देवरान या देवरा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देवर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, देवरानी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में शुद्ध वाक्य चुनिए, वाक्य कौन से हैं, दुर्घटना स्थल पर भारी भरकम भीड़ जमा थी, दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी भीड़ जमा थी, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी, दुर्घटना स्थल पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारी भरकम ये गलत दिया है, बहुत भारी ये भी गलत हो जाएगा, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़, हाँ ये सही लिखा है, क्या है, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। अगला क्वेश्चन क्या है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अच्छा, मतलब ये बताना है कि किस लोकोक्ति का अर्थ ये होता है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है। ऑप्शन क्या है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, होनहार बिरबान की होत चीकने पात, जर है तो नर नहीं तो खंड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जर है तो नर नहीं तो खंड है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब जो अपनी इज्जत होती है, अपना सम्मान होता है, वो अपने ही हाथों में होता है कि कहाँ पर कैसे बोलना। ठीक है, होनहार बिरवान की होत चीकने पात, बहुत फेमस मुहावरा है, क्या है कि जो अच्छा व्यक्ति होता है या अच्छा जो आगे चलकर अच्छा काम करने वाला होता है, उसके बचपन में ही पता चल जाता है कि ये कैसा बनेगा आगे चल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, ये कहाँ बनाई जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो पहले ऑप्शन देख लेते क्या है, बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी और पटना। तो ये सारी प्लेसेस जो है भगवान बुद्ध से रिलेटेड हैं, तो अब इसमें बताना है कि कहाँ पर मूर्ति बनाई जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोधगया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा बनाई जा रही है, बोधगया में बनाई जा रही है। ठीक है, और इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, 2019 में, और अनावरण कब किया जाएगा, 2023 में। और इसको बनाया किससे जा रहा है, फाइबर ग्लास से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे बनाया जा रहा है, फाइबर ग्लास। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की मूर्ति बनाई जा रही है, उसमें किस मटेरियल का यूज किया जा रहा है, फाइबर ग्लास का। अगला क्वेश्चन क्या है, यूं शुक योल को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है, क्या नाम है, यूं शुक योल। ऑप्शंस क्या है, उत्तरी कोरिया, अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया या मालदीव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दक्षिण कोरिया के। तो यूं शुक योल कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं, दक्षिण कोरिया के। अगला क्वेश्चन क्या है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन क्या है, केरल, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर बताना क्या है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, उसके द्वारा जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद
ठीक है। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें बढ़ोतरी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन क्या है? संजीत वर्मा, संजय मेहता, संदीप शर्मा या देवाशीष पांडा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो ये क्या है? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसको क्या बोलते हैं? IRDAI, इल्डा। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो हैं देवाशीष पांडा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कितने मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पर रहा? जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल हुआ था, तो इस विश्व कप हुआ था, इसमें 2022 में कितने मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन क्या है? 5, 8, 10 या 7। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 मेडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है? और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था मिस्र, काहिरा, मिस्र काहिरा। ISSF शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक। कहाँ हुआ था? मिस्र, काहिरा में हुआ था 2022 का। और इसमें नंबर 1 पे कौन रहा? भारत। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शंस क्या है? हरियाणा सरकार, केरल सरकार, पंजाब सरकार या दिल्ली सरकार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किसने की है? हरियाणा सरकार की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत कौन से स्थान पर रहा? डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो 2022 आई है, तो इसमें 93वां, 42वें, 57वें या 78वें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा है 93वें स्थान पर। रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया था? ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? ऑप्शंस क्या हैं? हैदराबाद, पुणे, चेन्नई या मुंबई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? महिला स्वामित्व, मतलब कोई भी पुरुष नहीं होगा, पूरा स्वामित्व किसके अंडर में रहेगा? देख रेख सारी चीज़ महिलाओं के अंडर में रहेगी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन क्या है? 5वें, पहले, तीसरे या चौथे। ये क्वेश्चन भी मैं घटना चक्र के सेट में करवा चुका हूँ। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 5वें नंबर पे पहुँच चुका है। जो भारत का सेंसेक्स है या निफ्टी जो अपना शेयर मार्केट है, वो किस नंबर पर पहुँच गई है? 5वें नंबर पर। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं स्टार्टिंग कौन से थे, ये मैंने बताए थे, अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग। अमेरिका, चीन, जापान और 4th नंबर पे कौन सा था? हांगकांग। हांगकांग। ठीक। फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चीन, थर्ड पे जापान, 4th पे हांगकांग और 5वें नंबर पे कौन आ गया है? भारत का शेयर मार्केट। अगला क्वेश्चन क्या है? किसके अनुवाद टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? गीतांजलि श्री, किरण देसाई, अरविंद अडिका, अरुंधति राय। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गीतांजलि श्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? रेत समाधि। रेत समाधि। इसी का अनुवाद क्या है? टॉम ऑफ सैंड। और ये अनुवाद किया किसने है? डेजी रॉकवेल ने। अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्य जागरूकता केरल में स्थित हाथी अभ्यारण्य है। ऑप्शंस क्या है? सबरीमाला श्री अयप्या मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, श्री पद्माश्रवामी मंदिर या छोटा निकार देवी मंदिर। केरल में जो स्थित हाथी अभ्यारण्य है कहाँ पर है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवायूर मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 इडियट फिल्म का पात्र पर आधारित था जो लद्दाख का एक अभियंता था। ऑप्शन क्या है? फुनसुक वांगचुक, फुनसुक वांगडू, सोनम वांगचुक या सोनम वांगडू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोनम वांगचुक नाम था इसका, जो रियल नेम है सोनम वांगचुक। और ये कहाँ का है? लद्दाख का है। अगला क्वेश्चन क्या है? महारानी गायत्री देवी की सदस्य हैं। ऑप्शन क्या है? स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। महारानी गायत्री देवी किसकी सदस्य थी? स्वतंत्र पार्टी की। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन क्या है? बेंगलुरु, मैंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मैंगलोर। मैंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में पड़ता है और यहाँ का पर क्या स्थापित किया गया है? 3D तारामंडल। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है ध्रुव, अप्सरा, सर्कस या कामिनी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा शोध रिएक्टर बताना है हमें, तो ये है ध्रुव, ऑप्शन नंबर 1। और कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार को कौन सा अलग करता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? अंडमान और निकोबार का। और सब इंपॉर्टेंट पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो मालदीव, मिनिकॉय। 8 डिग्री किसको अलग करता है? मालदीव। मालदीव को किससे अलग करेगा? मिनिकॉय से, मिनिकॉय। ठीक। 10 डिग्री अंडमान निकोबार, 8 डिग्री मालदीव, मिनिकॉय। अगला क्वेश्चन क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने में ओरल पोलियो वैक्सीन को आरंभ किया है। मतलब अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये ओरल पोलियो वैक्सीन को आरंभ कब से किया था? 2012, 2013, 2014 या 2011। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। जो ओरल वैक्सीन स्टार्ट की गई थी पोलियो के लिए, ये 2013 से स्टार्ट की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड था? भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण का, भारत का प्रथम टैंक, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्माइलिंग बुद्धा है बहुत फेमस है। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1974 में। तो इसका नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे गैरी क्रिस्टन, डुकेन फ्लेचर, जॉन राइट या ग्रेग चैपल। तो यहाँ पर जब 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता था, उस टाइम भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैरी क्रिस्टन। स्टैटिक में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो ये कोच कौन थे उस समय? गैरी क्रिस्टन थे। और ये कहाँ के हैं? ये हैं साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है? सितार वादन, योग, कुंभ मेला, छऊ नृत्य। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर, पहले योग शामिल हुआ है और कुंभ मेला शामिल है, छऊ नृत्य भी शामिल है। तो यहाँ पर कौन नहीं शामिल है? सितार वादन, यानी यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक। तो फ्रेंड्स, ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ उनको मिलती रहें। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।